बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूनाइटेड नेशंस ने कहा म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। जालिमाना फौजी ऑपरेशन फौरी खत्म करने का मुतालबा। म्यांमार की फौज भागते रोहिंग्यों को निशाना बनाने के लिए जमीनी सुरंगें बिछा रही है। कई के हाथ पैर उखड़ गए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तैयब एर्दोगान ने की हसन रूहानी से मुलाकात, रोहिंग्या मसले पर बातचीत। दलाई लामा ने कहा गौतम बुद्ध होते तो म्यांमार के मुसलमानों की जरूर मदद करते। यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से हिंदुस्तान की पॉलिसी पर की तनकीद। इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग में गौरी लंकेश के कत्ल का भी हवाला दिया गया। सऊदी अरब और रशिया ने सीरिया जंग खत्म करने के लिए मिलकर काम करने से किया इत्तेफाक। बशार हुकूमत ने कहा अमरीकी फौजें मुल्क से निकल जाएं। सऊदी अरब में शाही हुकूमत के 20 मुखालिफिन गिरफ्तार, शाह फहद के बेटे भी शामिल। प्रिंस मोहम्मद को जल्द बादशाह बनाने की क़यास आराइयां। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियों के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग। शिंजो एबे ने कहा जापान की हिफाजत के लिए कदम उठाएंगे। आर्टिकल 35A बर्खास्त नहीं किया जाएगा, राजनाथ सिंह ने दिया इशारा। कहा अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की। यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के इदारे के चीफ ज़ैद राद अल हुसैन ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की फौज के बेरहमाना सिक्योरिटी ऑपरेशन की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पिछले महीने मिलिटेंट्स के नाम नेहाद हमलों का कई गुना ज्यादा जवाब था। ज़ैद राद अल हुसैन ने जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि म्यांमार में गैर कानूनी हलाकतों और देहातों को जलाने की खबरों के दरमियान 2,70,000 से ज्यादा लोग बांग्लादेश फरार हुए और कई सरहद पर फंसे हुए हैं। ज़ैद ने कहा कि म्यांमार की हुकूमत को फौरी जालिमाना फौजी ऑपरेशन खत्म करना चाहिए और तमाम खिलाफ वर्जियों की जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिंग्या आबादी के खिलाफ जो सलूक हो रहा है उसे बदलना चाहिए। ज़ैद राद ने रिमार्क किया कि म्यांमार की सूरत हाल नस्ल कुशी की साफ मिसाल है। यूएन ओहदेदार ने कहा कि म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल का सही जायजा नहीं लिया जा सका, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह नस्ल कुशी की साफ मिसाल है। ज़ैद राद अल हुसैन ने कहा कि म्यांमार ने मौजूदा सूरत हाल की तहकीकात के लिए वहां तक पहुंचने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। यूएन इदारे के चीफ ने एक ऐसे वक्त ये बातें कही जब बांग्लादेश के वजीर खारजा ने कहा है कि म्यांमार की राखीन रियासत में नस्ल कुशी हो रही है। बांग्लादेश के वजीर महमूद अली ने ढाका में सिफारतकारों से खिताब करते हुए कहा कि 25 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बाद म्यांमार के सिपाही बदले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या तमाम लोगों को मार दिया जाएगा, क्या तमाम देहातों को जला दिया जाएगा? ये बात नाकाबिल कबूल है। ढाका म्यांमार के खिलाफ जंग नहीं चाहता, लेकिन इस मसले का पुरअमन हल चाहता है। उन्होंने 25 अगस्त के बाद पेश आने वाले वाकयात का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ये मसला पैदा नहीं किया है, मसला म्यांमार में शुरू हुआ और उन्हें ही ये मसला हल करना चाहिए, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं। इस दौरान म्यांमार की हुकूमत पर ज्यादतियां रोकने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। बुद्धिस्टों के रूहानी रहनुमा दलाई लामा ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने म्यांमार की लीडर आंग सान सूची से कहा कि वो इस बहरान का पुरअमन हल निकालें। दलाई लामा ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को हरासा करने वालों को चाहिए कि वो गौतम बुद्ध को याद करें। उन्होंने रिमार्क किया कि अगर आज गौतम बुद्ध जिंदा होते तो वो जरूर गरीब मुसलमानों की मदद करते।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और बांग्लादेश के ओहदेदारों ने फरार होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लैंड माइन्स बिछाने पर म्यांमार की फौज की मजम्मत की है। जमीनी सुरंगों से कई रेफ्यूजी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और कई के हाथ पैर उखड़ गए हैं। एमनेस्टी ने मुतासरा लोगों के इंटरव्यूज की बुनियाद पर एक रिपोर्ट में ये बात कही। एमनेस्टी ओहदेदार तिराना हसन ने एक बयान में कहा कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस जानबूझकर उन मकामात पर लैंड माइन्स बिछा रही है जहां से रोहिंग्या मुसलमान गुजरते हैं। उन्होंने इसे जुल्म और परेशान हाल लोगों के साथ बेहिस सलूक करार दिया। म्यांमार दुनिया की उन चंद फौजों में से एक है जो खुलेआम हालिया अरसे में लैंड माइन्स का इस्तेमाल करते हैं। 1997 के एक आलमी कन्वेंशन के तहत इस तरह के हथियार के इस्तेमाल पर पाबंदी है। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स उन्हें लगने वाले जख्मों की शिद्दत और नौयत देखकर हैरान हैं। कॉक्स बाजार के सदर हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर शाहीन अब्दुर्रहमान चौधरी ने बताया कि हमने ऐसे जख्म पहले कभी नहीं देखे। म्यांमार के हालिया वाकयात में 1000 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। गैर सरकारी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इस दौरान कई मकामात पर रोहिंग्या मुसलमान पर जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। लंदन में म्यांमार के सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया और बेघर रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान के कराची शहर में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। इस मौके पर एहतजाजियों ने म्यांमार की लीडर आंग सान सू की का नोबेल इनाम छीनने का मुतालबा किया। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों और दुनिया भर में बरहमी के दरमियान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। मालूम हुआ कि OIC की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये मुलाकात हुई। पता चला कि रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले हमलों के बारे में तुर्की के सदर ने ईरानी सदर से तफसीली बातचीत की। तुर्की ने रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए इमदाद भेजने का ऐलान किया है। ईरान ने भी इस सिलसिले में कुछ कोशिशें की हैं। हिंदुस्तान के कोलकाता शहर में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुसलमानों ने जो इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे थे कहा कि बर्मा में रोहिंग्यों के कत्लेआम को फौरी बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता में म्यांमार के सफारत खाने को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। कहा गया कि हिंदुस्तान में जितने भी रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उन्हें पनाह देनी चाहिए। इंसानी हकूक से मुतल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ज़ैद राद अल हुसैन ने म्यांमार के ताल्लुक से इंडिया की पॉलिसी पर तनकीद की है। जेनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ज़ैद राद अल हुसैन ने जहां म्यांमार की हुकूमत पर तनकीद की, वहीं हिंदुस्तानी हुकूमत को भी इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान में मजहबी और दूसरी अक़लियतों के ताल्लुक से बढ़ती हुई अदम रवादारी का भी जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तान में उन लोगों को खतरा पैदा हो गया जो बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं। इस हवाले से उन्होंने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का जिक्र किया जिन्हें हाल ही में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उन्होंने रिमार्क किया कि गौरी लंकेश को नफरत और तासुब का निशाना बनाया गया। उन्होंने हिंदुस्तान में हुजूम के हाथों तशद्दुद के वाक़यात का भी हवाला दिया। ज़ैद राद ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों के ताल्लुक से हिंदुस्तान की पॉलिसी के बारे में कहा कि वो रोहिंग्यों को मुल्क से बाहर करने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं और इनमें से 16,000 के पास रेफ्यूजियों की हैसियत से मुताल्लिक़ बाकायदा दस्तावेज़ात हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के एक वज़ीर का बयान का हवाला दिया जिन्होंने हिंदुस्तान में रेफ्यूजियों जो रोहिंग्या रेफ्यूजी है उन्हें मुल्क से बाहर करने की बात करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत ना करने वाले मुल्कों में शामिल है, इसीलिए इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस कानून पर अमल करे। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि मरकज की एनडीए हुकूमत आर्टिकल 370 और 35A के बारे में जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं जाएगी। इस तरह उन्होंने इशारा दिया कि इन आर्टिकल्स को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 4 दिन के दौरे पर हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब रियासत को खुसूसी दर्जा देने से मुताल्लिक आर्टिकल 35A को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा NIA दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में कई अलहदगी पसंद लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुताल्लिक आर्टिकल्स के सिलसिले में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे रियासत के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचती हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कोई मसला ही नहीं है, ये मसला वो लोग उठा रहे हैं जिनके पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया कि वो नौजवानों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक ना करें और उनके साथ ऐसा मामला करें जिसे बच्चे कानून तोड़ने की सूरत में किया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो ज़रूरत पड़ने पर 50 बार कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि वहां अमन और खुशहाली लाई जा सके। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर के कुलगाम में एक एनकाउंटर में 2 नामालूम मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। इस एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया।
नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हो रही है। नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ नई पाबंदियां लगाई गई तो अमेरिका को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। अमेरिका ने 6 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल में यह करारदाद पेश की थी जिस पर वोटिंग हो रही है। करारदाद की मंजूरी के लिए तमाम 9 अरकान की तायद जरूरी है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था जिसके बाद तनाव में काफी इजाफा हुआ। साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर कोरिया के साहल के करीब जंगी मशकें शुरू की हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने कहा है कि उनके मुल्क को नॉर्थ कोरिया के खतरों के मद्देनजर अपने डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। शिंजो एबे ने जापान की फौज के ऑफिसर से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप में अपनी हिफाजत की सोच नहीं है तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। हमें नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बाद तमाम मुनासिब कदम उठाने चाहिए। उन्होंने वजारत दिफा से कहा कि वो जापान की फौजी स्ट्रैटेजी का एक खाका तैयार करे। उन्होंने जापान अमेरिका इत्तेहाद को मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इंडोनेशिया ने साउथ चाइना के समंदर पर चाइना के दावों से इख्तिलाफ किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2016 में मुतनाज़ इलाके में 3 छोटी झड़पें भी हुई थी। इंडोनेशिया के अलावा बाज़ दूसरे मुल्क भी इस समंदरी इलाके में चाइना के दावे की मुखालफत करते हैं। दुनिया भर से वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यूनाइटेड नेशंस ने कहा म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। जालिमाना फौजी ऑपरेशन फौरी खत्म करने का मुतालबा। म्यांमार की फौज भागते रोहिंग्यों को निशाना बनाने के लिए जमीनी सुरंगें बिछा रही है। कई के हाथ पैर उखड़ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तैयब एर्दोगान ने की हसन रूहानी से मुलाकात। रोहिंग्या मसले पर बातचीत। दलाई लामा ने कहा गौतम बुद्ध होते तो म्यांमार के मुसलमानों की जरूर मदद करते। यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से हिंदुस्तान की पॉलिसी पर की तनकीद। इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग में गौरी लंकेश के कत्ल का भी हवाला दिया गया। सऊदी अरब और रशिया ने सीरिया जंग खत्म करने के लिए मिलकर काम करने से किया इत्तेफाक। बशार हुकूमत ने कहा अमरीकी फौजें मुल्क से निकल जाएं। सऊदी अरब में शाही हुकूमत के 20 मुखालिफिन गिरफ्तार। शाह फहद के बेटे भी शामिल। प्रिंस मोहम्मद को जल्द बादशाह बनाने की कयास आराइयां। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियों के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग। शिंजो एबे ने कहा जापान की हिफाजत के लिए कदम उठाएंगे। आर्टिकल 35A बर्खास्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने दिया इशारा। कहा अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। शुरुआत में मिडल ईस्ट की खबरें। सऊदी अरब और रशिया ने सीरिया में जंग को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव से जद्दा में मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि इलाके में जो चैलेंजेस हैं उनके मद्देनजर दोनों मुल्कों ने एक जैसी पॉलिसी बनाई है। रशियन वजीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि उन्हें जेनेवा 1 के एलामिया और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 2254 के मुताबिक मसले का सियासी हल निकालने
ہونے میں دلچسپی ہے اور دونوں وزیروں نے اس بارے میں بات کی ہے اور اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سیریا میں نو فلائی زون قائم کرنے اور بحران کا سیاسی حل نکالنے کی تائید کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ سیریا کی علاقائی سالمیت قائم رہے۔ سیریا کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کو سیریا کی سرزمین سے چلے جانا چاہیے ورنہ انہیں قابض فوجوں کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ سیریا کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے المیادین ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیریا میں کسی بھی بیرونی فوج کی موجودگی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فریق جو دہشت گردی سے لڑائی کی بات کرتا ہے اسے سیرین فوج کے ساتھ تال میل سے ہی کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجوں نے سیریا میں انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے اور ان کی سرگرمیوں سے الٹا دہشت گردوں کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ امریکہ کی تائید رکھنے والے قبائلی گروپ نے اعلان کیا کہ وہ دیر الزور کو چلانے کے لیے ایک کونسل بنائے گا۔ دیر الزور سیریا میں ISIS کے بچے کچھ علاقوں میں سے ایک ہے جہاں اس کا چل چلاؤ نظر آ رہا ہے۔ سیریا کی سرکاری فوجیں اور امریکہ کی تائید رکھنے والی فورسز دیر الزور میں سرگرم ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سیریا میں سرکاری فوجوں سے لڑنے والے 2 ملٹنٹ گروپ سے کہا ہے کہ وہ جارڈن کے علاقے میں واپس پیچھے ہٹ جائیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ فری سیرین آرمی سے تعلق رکھنے والے ان گروپس حسود الشرقیہ اور شہید احمد عبد کو امریکہ اور بعض عرب ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ حالیہ عرصے میں اس علاقے میں سیرین فوج کو کئی کامیابیاں حاصل ہوئیں جس کے بعد ان گروپس کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا گیا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے 24 گھنٹوں میں شاہی حکومت کے تقریباً 20 مخالفین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں میں سعودی عرب کے سابق بادشاہ شاہ فہد کے بیٹے پرنس عبدالعزیز بن فہد السعود بھی شامل ہے۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں کئی جرنلسٹ اور انسانی حقوق کارکن بھی ہیں۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ شاہ سلمان جلد ہی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو سعودی عرب کے نئے بادشاہ بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں 2 علماء بھی شامل ہیں جن کی شناخت سلمان الاودا اور عبد القرنی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان علماء نے اس سے پہلے سعودی عرب کی سماجی زندگی کے بارے میں اپنے خیالات کی وجہ سے تنازع پیدا کیا تھا۔ یمن میں UAE کا ایک اور سپاہی ہلاک ہو گیا۔ UAE کی فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ مارے گئے سپاہی کی شناخت سارجنٹ ناصر غدی المزوری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے قطر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے قطر اور سعودی اتحاد کے درمیان اختلافات اور بحران کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ عراقی وزیر نے اتوار کی رات محمد بن عبد الرحمن الثانی سے یہ بات چیت کی۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب کا نقطہ نظر قطر کے بارے میں بالکل صاف ہے جسے بار بار بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم بحران کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں دہشت گردی کی فنڈنگ روکنے کے لیے قطر کی کارروائی تک ہمارے موجودہ فیصلے برقرار رہیں گے۔ افغانستان میں ریڈ کراس کے لیے فزیوتھراپسٹ کی حیثیت سے کام کرنے والی ایک غیر ملکی کو ایک مریض نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ترجمان تھامس بلاس نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ مزار شریف شہر میں تنظیم کے آرتھوپیڈک سینٹر میں اس عورت کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ گولی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک مریض نے چلائی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ مرنے والی عورت کا تعلق کس ملک سے ہے۔ پتہ چلا ہے کہ مریض نے ویل چیئر میں اپنی بندوق چھپا رکھی تھی۔ یہ ریڈ کراس کے کسی عہدیدار پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ ہے۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن پولیس نے ISIS پر شبہ ظاہر کیا ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن میں 21 سالہ شوٹر بھی شامل ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مریض تھا جو اکثر اس سینٹر میں آیا کرتا تھا۔ ہندوستان اور افغانستان نے صحت، ٹرانسپورٹ، خلا اور دوسرے شعبوں میں 4 سمجھوتے کیے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے دہلی میں وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ سشما سوراج نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک مضبوط، محفوظ، پرامن اور خوشحال افغانستان بنانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کی دوستی خطے میں دوسرے ملکوں کی قیمت پر نہیں ہے۔ امریکہ کی ٹیکساس ریاست میں ایک گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں کم سے کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں 2 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ خبر ملنے پر پولیس اس گھر میں داخل ہوئی۔ پولیس کی کارروائی میں ملزم بھی مارا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
امریکہ کی فلوریڈا ریاست میں طوفان ارما سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے راحت آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ یہ طوفان اب کمزور پڑ گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مایامی اور دوسرے کئی شہر پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ فلوریڈا کے جزیروں میں انسانی بحران کی وارننگ دی گئی ہے۔ خبروں میں کم سے کم 4 لوگوں کے ہلاک ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ طوفان اتوار کو فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے اس طوفان نے کریبیا کے 10 جزیروں اور ملکوں کو تہس نہس کر دیا اور وہاں 28 لوگ ہلاک ہوئے۔ فلوریڈا کی پڑوسی ریاست جارجیا سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ 1,60,000 لوگ بجلی کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں۔ فلوریڈا میں بھی 30 لاکھ سے زیادہ گھروں میں بجلی نہیں ہے۔ بالی ووڈ ایکٹر ٹام آلٹر کو کینسر ہو گیا ہے۔ انہیں ممبئی کے سیفی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ٹام آلٹر نے ایکٹنگ کے علاوہ ڈائریکشن بھی دیا ہے۔ وہ ایکٹنگ کے علاوہ سپورٹس جرنلسٹ کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سچن تندولکر کا ٹی وی انٹرویو لیا تھا جب انہوں نے ہندوستان کے لیے اپنا کرکٹ کیریئر شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ٹام آلٹر نے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ظالمانہ فوجی آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ میانمار کی فوج بھاگتے روہنگیوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمینی سرنگیں بچھا رہی ہے، کئی کے ہاتھ پیر اکھڑ گئے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ طیب اردوان نے کی حسن روحانی سے ملاقات، روہنگیا مسئلے پر بات چیت۔ دلائی لاما نے کہا گوتم بدھ ہوتے تو میانمار کے مسلمانوں کی ضرور مدد کرتے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے روہنگیا مسلمانوں کے تعلق سے ہندوستان کی پالیسی پر کی تنقید۔ انسانی حقوق کونسل کی میٹنگ میں گوری لنکیش کے قتل کا بھی حوالہ دیا گیا۔ سعودی عرب اور رشیا نے سیریا جنگ ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے سے کیا اتفاق۔ بشار حکومت نے کہا امریکی فوجیں ملک سے نکل جائیں۔ سعودی عرب میں شاہی حکومت کے 20 مخالفین گرفتار، شاہ فہد کے بیٹے بھی شامل۔ پرنس محمد کو جلد بادشاہ بنانے کی قیاس آرائیاں۔ نارتھ کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کے لیے سیکیورٹی کونسل میں ووٹنگ، شنزو ایبے نے کہا جاپان کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ آرٹیکل 35A برخاست نہیں کیا جائے گا، راجناتھ سنگھ نے دیا اشارہ، کہا عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔